आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। और आज की इस व्याख्यान माला में हम जानने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा हाल ही में जो नेट का एग्जाम हुआ है उसका पेपर कैसा था, उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, उनको आज विस्तार से हम जानेंगे, उन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले जून 2024 में नेट की परीक्षा हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया, उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद 4 सितंबर 2024 को योग का नेट का एग्जाम हुआ था और वो पेपर आज हमारे सामने है, स्क्रीन के ऊपर आप देख भी पा रहे होंगे। ये पेपर ज्योति जी का है और इस पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि पीछे के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन 2017 से लेकर और सभी जो 6 मई में ये परीक्षा होती है वो सभी पेपर हमने सोल्व किए हैं, हल किए हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आपका भी रिस्पॉन्स उसमें बहुत ही अच्छा है। इसीलिए ही मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर और सोल्व करके दिए जाएं। तो चलिए, आज भी आपको उसी तरह से मेरे साथ कुछ बुक्स लेकर, कुछ नोटबुक लेकर, पेन लेकर, पेंसिल लेकर बैठना पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि जो पीछे परीक्षा हुई थी 4 सितंबर 2024 को योग की, और उसका आंसर की तो आ चुकी है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है फाइनल अभी तक। तो मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर रिजल्ट। और जल्द ही रिजल्ट आने वाला है, मे बी 15 या 18 के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर जल्दी एनटीए नोटिफिकेशन डालेगा और दिसंबर जो एग्ज़ाम होने वाला है वो हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले से तैयार रहें, अवेयर रहें, और आपको ये पता चल जाएगा कि सितंबर 2024 में जो परीक्षा हुई थी उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो लेट्स वी बिगिन। देखिए, पहले जो 50 क्वेश्चंस आते हैं वो कॉमन होते हैं सभी के लिए, वो जर्नल पेपर के होते हैं। तो ये आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कैसे पेपर आते हैं। 5 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, एक डाटा देते हैं उनको, आप सामने तालिका देख पा रहे हैं, उसके 5 क्वेश्चन होते हैं, उनको हल करना पड़ता है आपको। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, आप एग्जाम में, क्योंकि जो जून में हुआ था वो जून या जुलाई में जो हुआ था वो ऑफलाइन था, पहली बार हुआ था कई वर्षों में। लेकिन अब जो पेपर हुआ दोबारा से 2024 में सितंबर में, वो पेपर आपका ऑनलाइन था। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन पहले कर सकते हैं, यानी फर्स्ट पेपर का पहले कर सकते हैं या सेकंड का पहले कर सकते हैं। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और एग्रीगेट ही पास होता है, दोनों क्वेश्चन पेपर मिलाकर, यानी टोटल 150 क्वेश्चन है, उनका एग्रीगेट के आधार पर आप पास होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट पेपर का जो पहला क्वेश्चन है उसके कैसे क्वेश्चंस आए थे। 5 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा कई बार टाइम लगता है। तो जिन बच्चों का मैथमेटिक्स ठीक है, जिनकी स्टेटिक्स ठीक है और जिनकी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, तो इजीली वो कर सकते हैं। कई बार तो बहुत ही आसान होते हैं, कई बार क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है और उसका आंसर बड़ा संक्षिप्त होता है। ये 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद देखिए आप, छठा क्वेश्चन एक कंप्यूटर से रिलेटेड है। उसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। जर्नल लेख लिखने की एपी शैली के अनुसार शोध लेख के बारे में निम्न की जानकारी के सही क्रम को पहचानिए ना। आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपके अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट के ऊपर और दूसरे जो फर्स्ट पेपर के विषय हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं।
ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको आइडिया आ जाए कि फर्स्ट पेपर कैसा होता है। अगर फर्स्ट पेपर पे भी आप अच्छी कमांड बना लेते हैं तो आपका जीआरएफ होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। मुझे लगता है 25 या 30 क्वेश्चंस के आसपास अगर आप फर्स्ट पेपर में ठीक कर लेते हैं तो आप बहुत नज़दीक हो जाते हैं जीआरएफ के। अगर आपके 20 क्वेश्चन के आसपास ही ठीक हो पाते हैं तो बहुत ही मुश्किल है जीआरएफ होना। ये देखिए आप सामने देख पा रहे हैं, सभी गायें शाकाहारी होती है, तो इसकी व्याघाती क्या होगी। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। जनसंचार से संबंधित है ना। आ, जब हमारे द्वारा पहले सीखी गई विशेष सामग्री नए सीखी गई सामग्री का स्मरण दिलाने में हस्तक्षेप करती है तो हस्तक्षेप होता है। ये देखिए तार्किक दृष्टि लॉजिक की दृष्टि से कौन सा समान है इनमें ना। सभी गाय शाकाहारी होती हैं, सभी शाकाहारी गाय होते हैं, कुछ शाकाहारी गाय होते हैं, कुछ गाय और शाकाहारी नहीं होते हैं। ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोगैस, मार्स गैस, स्वैम्प गैस, प्रोड्यूसर गैस, कंपोस्ट गैस, फ्लू गैस। तो इनमें से कोई ना कोई 3 गैस ऐसी हैं जो बायोगैस है ना। पढ़ा होगा आपने बायोगैस के बारे में। ये कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में है। कार्टून क्या होता है इसके बारे में है। एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन ड्रामा हैज 4 फॉर्म्स फ्रॉम द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। दे आर ट्रेजिडी, कॉमेडी, सीरियस ड्रामा, मेलोड्रामा और कैरेक्टर ड्रामा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 15 आदमी, ये 8वीं 10वीं में आप पढ़ते थे, 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 18 दिनों में काम को पूरा करते हैं। उसी काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन 12 घंटे काम करके कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो ये बचपन में जरूर पढ़ा होगा आपने, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। यानी 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग रीजनिंग के भी होते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है। देखिए 37 क्वेश्चन, फिर 38 क्वेश्चन। अभी कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ज्योति ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है तो कुछ क्वेश्चन उन्होंने हिंदी में सोल्व किए हैं, कुछ इंग्लिश में। ये एक मिलान आता है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। कंप्यूटर से रिलेटेड ये टर्म्स हैं। उन विश्वविद्यालयों की पहचान करें जिनकी विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सबसे बड़ी संख्या में सहयोग है। यानी फॉरेन के साथ मिलकर वो अच्छा काम कर रहे हैं, फॉरेन विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू वगैरह हो सकते हैं। तो कौन सा विश्वविद्यालय है ना। 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं। नेचुरल क्लाइमेट फोर्सिंग का कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से ना। ग्रीन हाउस है, वोल्केनिक है, लैंड यूज चेंजेज है, ट्रोपोस्फेरिक एरोसोल्स हैं। अब ये देखिए आयोग समिति किसने, कौन अध्यक्ष रहा है। यानी यूजीसी है जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो पहला आयोग बना था उसका कौन है, फिर संस्कृत आयोग बना उनके कौन है, फिर शिक्षा आयोग बना उनके कौन है, और ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च शिक्षा संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो बताना आपको। कॉमन क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही। ये देखिए निम्न निम्न श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, है ना। 2Z5, फिर 7Y7, फिर 14X9, फिर 23W11, फिर 34V13। यानी इसमें ABCD बीच में दे रखी है और संख्या भी दे रखी है, तो ये आपको बताना है। अब बताइए अगर आपको पता है तो। अब ये पैराग्राफ आता है, इसमें भी 5 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको। पैराग्राफ भी अब की बार आसान ही आया ऐसा लग रहा है देखने में तो। शांति निकेतन ने एक ऐसी संस्कृति को जन्म देने का प्रयास का जो संरचना और दृष्टिकोण में तो बंगाली या भारतीय थी, फिर भी आधुनिक विश्व के लिए महत्वपूर्ण थी। शांति निकेतन का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर जी से है ना। अभी पढ़ लीजिए पैराग्राफ पूरा, स्टॉप करके वीडियो को।
और फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं आसान ही है। तो आश्रम सम्मिलानी की बैठक कितनी बार होती थी? और फिर दूसरा, शांति निकेतन का मुख्य लक्ष्य क्या कहा जा सकता है? अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है 49 और इसके बाद ये 50। आश्रम सम्मिलानी का उद्देश्य था। ये 50 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होते हैं। आप पहले मतलब इन क्वेश्चन को भी सोल्व करते हो, डायरेक्ट अपने सिलेबस के भी सोल्व कर सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको यही सोल्व करना है, क्योंकि 150 क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं। तो स्क्रीन पर आप जिस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं वो आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये है योग का क्वेश्चन 51 और इसमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए डायबिटीज मेलिटस, टॉन्सिलाइटिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, प्रोलैप्स, यानी जो रोग है उनके लक्षण दिए गए हैं। तो अब आपको मैंने कई बार बताया है कि अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आइडिया एक ऑप्शन पे आप लगाइए। तो डायबिटीज मेलिटिस जो है वो शर्करा के उपाच्य में गड़बड़ी की वजह से होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये कंफर्म है। तो पहले कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन को अगर हम मिलान कर लेते हैं तो कई बार अपने आप ही सोल्व हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि ए का संबंध किससे है, यानी इस ए का संबंध इसके साथ है। ठीक है, इस ए का संबंध आपका इसके साथ है। तो ए का 3 जिसमें दिया हुआ है वो आपको देखना है। ठीक है, ए का 3 जिसमें दिया हुआ है, तो ए का 3 सिर्फ सिर्फ तीनों में दिया है। अब यहाँ पर फिर फंस जाएंगे हम कि ए का 3 इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, यहाँ भी दिया गया है। तो आप कह रहे थे कि सर कई बार ऐसा होता है कि एक से पूरा क्वेश्चन हल हो जाता है। अगर नहीं है तो चलो आगे और देखते हैं। अब देखिए टॉन्सिलाइटिस जो होता है वो यहाँ से रिलेटेड होगा, टॉन्सिल जो बनते हैं गले में। ठीक है, तो गले में क्या होता है, तो थोड़ा बहुत सूजन सा होता है, तभी तो टॉन्सिल बढ़ते हैं, तो सूजनता ही होता है ना। टॉन्सिल थोड़ा बढ़ते हैं तो सूजन होता है उनमें हल्का सा, सीधी बात है, उससे रिलेटेड है। तो आपको ये भी पता चल गया, दूसरा तो इससे मिलाकर देख लीजिए। टॉन्सिल का क्या है, ग्रंथियों में सूजन। तो टॉन्सिल का ग्रंथियों में सूजन का मतलब बी का 1। अब देखो, अब मैं इनमें से देखूं कि भाई 1 2 3 ऑप्शन जो है वो तो 3 3 है, लेकिन बी का अगर मैं बात करूं एक की तो 2 में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो कट गया है, यानी अब ये ऑप्शन तो कट चुका है, इसका अब कोई औचित्य नहीं। क्यों? क्योंकि बी में एक इसमें है और बी में एक इसमें है, तो इसका मतलब हम 4 में से 2 ऑप्शन पे करेक्ट पहुंच चुके हैं। अब आगे और देखिए, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और प्रोलैप्स, तो ये रक्त नलिकाओं का हास्य होता है या ग्रंथियों का सूजन होता है। ये अब आपको पढ़ना है। आप मुझे बताएंगे ऑप्शन में लिख के कि सर इसका ऑप्शन या तो ए है या 3 है। एग्जैक्ट आपको मैं नहीं बता पाऊंगा। तो ज्योति जी का ही पर्सन है, तो उम्मीद करता हूँ कि ज्योति सबसे पहले बताएंगे इसमें। खुशबू भी इसको देखती हैं, ज्योति भी देखती हैं, और काफ़ी लोग हैं पूरे इंडिया से जो क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। तो अगर आपको इसका उत्तर मिलता है तो आप जरूर बताएं मुझे कि इसका ऑप्शन ए रहेगा या 3 रहेगा, मतलब 1 रहेगा या 3 नंबर रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है, एलर्जिक रेनाटाइसिस इज आल्सो नोन ब्रोंकाइटिस, है फीवर, सीओपीडी, सीएडी। ब्रोंकाइटिस अस्थमा बोलते हैं ना, तो मुझे ये लग रहा है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खराब मानसिक स्वास्थ्य के घटक हैं। खराब मानसिक स्वास्थ्य मतलब आपका मानसिक स्वास्थ्य वो खराब है, अच्छा नहीं, कहते ना मेरा मूड ठीक नहीं, प्रसन्नता तो हो ही नहीं सकती, है ना। सत्यान, संतोष नहीं हो सकता, संतोषी सदा सुखी होता है। दोर्मनश्य, अब देखिए इसमें ऑब्स्टेकल्स दिए गए हैं, बाधाएं दी गई हैं योग दर्शन में। कुछ आपने सुना होगा, नो जो बाधाएं होती हैं, व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलबद्ध भूमिका। अब इसमें दोर्मनश्य भी दिया गया है। तो दोर्मनश्य क्या है? विक्षेप सहबू है। तो विक्षेप सहबू में दोर्मनश्य का मतलब क्या है? दुखी होना, तो मानसिक है ना विकृति। तो इसमें देखिए, अगर आपको डाउट लग रहा है कहीं भी, मतलब खराब मानसिक स्वास्थ्य के घटक है, तो प्रसन्नता हो नहीं सकता, संतोष हो नहीं सकता, ए सी काट दीजिए। ए और सी जिसमें है उसको बिल्कुल ही कट कर दीजिए। तो इसका मतलब या तो बी डी आएगा या बी सी डी आएगा, मतलब इसमें दो ऑप्शन बन रहे हैं आप, है ना। या तो बी सी डी आएगा या बी डी ई आएगा। मैंने कहा था अच्छा, सी तो हमें काट कट करना है ना, सॉरी, सी वाला भी नहीं होना चाहिए ना। संतोष तो अच्छी बात है, पर संतोष का मतलब जो सुखी है, संतोषी सदा सुखी। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या बच गया? बी डी ई, यानी सत्यान, प्रमाद और दोर्मनश्य। तो ये देखो क्वेश्चन वही है, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ठीक है। इस प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछा है ताकि बच्चा थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। इसमें मिक्स कर दिया उन्होंने। तो ये जो नो ऑब्स्टेकल्स है, बाधाएं हैं, कुछ शारीरिक तौर पर बाधाएं हैं, कुछ मानसिक तौर पर बाधाएं हैं। 5 इसके अलावा और भी बाधाएं हैं, कुछ शारीरिक तौर पर हैं, कुछ मानसिक तौर पर हैं। वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? एक रहेगा। आगे चलते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार शारीरिक आधारों को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखिए। तो जो शारीरिक आधार है, शारीरिक जो आधार है वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अच्छे से दिए गए हैं। और मैं देखता हूँ अभी योगसार पुस्तक में ये है, आप भी देख लीजिए, क्योंकि तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति का हमने अच्छे से वर्णन किया है। और उसमें घंटी का आधार, तलवा आधार, है ना, ये 16 आधार है। तो हमने यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है 16 आधार, है ना, योग सार के 256 पेज पर। तो इसमें क्या है, शारीरिक जो आधार है, 16 जो आधार है, उनको नीचे से ऊपर के क्रम में लिखिए। नीचे से मतलब आपके पैरों की साइड से। तो सबसे पहले जो आता है पादांगुष्ठ आता है, फिर मूलाधार आता है, फिर आपका गुदाधार आता है, फिर मेड्राधार आता है, फिर उड़ियान आधार आता है, फिर आपका नाभि आधार आता है, फिर हृदय आधार आता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हृदय आधार आया है। हृदयाधार अष्टकमल या अनाहत चक्कर से, यहाँ से इन्होंने पूछा है। हृदय के बाद क्या क्या, घंटी का आधार आएगा। घंटी का मतलब काग का यूला, हाँ कागला बोलते हैं यहाँ। फिर आपका आएगा अगर दो का भी आपको सीक्वेंस पता चल जाता है भाई, हृदय आधार के बाद यानी सी के डी के बाद बी है आपका। डी के बाद अगर मैं बी देखूं तो डी के बाद, ओ सॉरी, सबसे पहला पादा उस तलवा आधार है ना। हाँ, तलवा आधार है सबसे पहला। तालवाधार ए। ए के बाद क्या आएगा, ये मुझे फिर डाउटफुल कर दिया इस क्वेश्चन ने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। नास्याधार, वो आधार, नासिका आधार तो लास्ट में है। और इसके बाद तो किसी ने वर्ड्स थोड़े से
बदल दिए, यानी कई बार एग्जैक्ट वर्ड उठा के रख देता है। तलवा, जीवा, तालु आधार। ये तालवा आधार मेरे को ये लग रहा है, ये जो हमारा तालु होता है ना, ये है। क्योंकि तलवा की तो कोई बात नहीं की, क्योंकि पादंगुष्ठ की बात की। तो सबसे पहले तो हृदय आधार लग रहा है मुझे, और हृदय आधार के बाद घंटी का आधार लग रहा है, यानी डी के बाद बी लग रहा है मुझे। डी के बाद बी, तो इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है। आप बताइए इसका क्या उत्तर हो सकता है, मैं तो डाउट में हो गया। डी के बाद ए है, डी के बाद बी है, और बी के बाद आएगा, बी के बाद आएगा ए आएगा, ठीक है। और ए के बाद आएगा डी, ई, ए के बाद आएगा ई, और उसके बाद आएगा ये ओड्यान आधार। क्या कर दिया ये नहीं पता है मुझे। अच्छा 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 अच्छा, ये उड़ियान आधार है, ठीक है, अब समझ में आ गया। ये थोड़ा हिंदी में लिखने में कई बार वो हो जाता है ना। तो ओड्यान आधार है, ये उड्यान है। जैसे उड़ियान बंद होता है ना, ये जो नाभि मूल है, नाभि मूल के मध्य लिंग मूल है ना, यहाँ आसपास होता है, नाभि के नीचे होता है। तो भाई सबसे पहले तो ये हो गया, फिर उड्यान आधार हो गया, सी पहले हो गया। तो सी के बाद फिर क्या आएगा, सी के बाद डी आएगा, बस हो गया क्लियर। और डी के बाद ई है, ठीक है, और ई के बाद ए और बी। सी, ओ हो, एक नंबर भी है ना, सी के बाद ई, ई के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद ए। हाँ ये सीक्वेंस ठीक है, एक नंबर। आ, ये रहेगा, ठीक है। आ, इसने कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि हिंदी में थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है ये, तो इसलिए मैं कहता हूँ अंग्रेजी भी साथ में देख लेनी चाहिए। इसके बाद क्या आएगा फिर, हृदय आधार आएगा, यानी सी, सी के बाद ई आएगा, नाट्य आधार, और फिर डी आएगा, हृदय आधार। फिर ये बाकी आपके ना सीक्वेंस आप जोड़ लीजिए। एक बार योगसार में देख लीजिए, अच्छी समझ में आ जाएगा आपको। ये कंपोनेंट्स हैं, ये सब कंपोनेंट्स हैं, फैट, मोनोसैचुरेटेड, डिसैचुरेटेड, प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट के ना, मोनोसैचुरेटेड, डिसैचुरेटेड। फैट के प्रकार हैं ये, ट्रिप्टोफन, स्क्रोज, फ्रक्टोज, लाइनोलेनिक एसिड। तो फैट का यानी वसा का सब कंपोनेंट्स क्या है, एसिड नहीं हो सकता, ग्लूकोज नहीं हो सकता, फ्रक्टोज नहीं हो सकता, ट्राइटोफन हो सकता है। आप खुद देखिए, इसमें लगाइए मैचिंग करके, आप औरों को पता चलेगा। ताकि अगला क्वेश्चन है, जब पश्चिमोत्तानासन को आइसोमेट्रिक व्यायाम के रूप में किया जाता है तो क्या होता है। देखो, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, ये एक्सरसाइज होती है ना। ये आपको पता होना चाहिए, आइसोमेट्रिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोकाइनेटिक क्या होता है। अब एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। एक थोड़ा स्पीडली व्यायाम होता है, एक रिलैक्स होता है ना। तो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक तीनों में क्या डिफरेंस है, पहले आप ये समझिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे। घेरण संहिता के अनुसार योगी के भोजन की विशेषताओं का सही क्रम क्या है। तो देखिए, घेरण संहिता का आपको पढ़ना है तो डॉक्टर सोमवीर आर्य द्वारा लिखित है, बहुत ही सरल भाषा में है ये पुस्तक। इसमें बहुत ही अच्छे से आपको मिलेगा भोजन के बारे में, सुस्निग्ध सुमधुर, है ना। उसमें सीक्वेंस आप अच्छे से देख सकते हैं। मुझे बताइए कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है भोजन का, ये कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है। ये क्वेश्चन लगभग हर बार आता है। सुस्निग्ध सुमधुर, है ना। फिर ये लघु पाक, मनोनुकूल, धातु पोषक होना चाहिए। तो
ये हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारी योग ऑफ लाइफ है, इसके अंदर इसका वर्णन है। आहार का वर्णन मिलेगा ना, वह इसका वर्णन है। अभी आपको बता देता हूँ मैं। पुष्टम सुमधुरम सनिग्धम पथ्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलाषितम योगे योगी भोजन में चारे। सुमधुर होना चाहिए, सनिग्ध होना चाहिए और पथ्य होना चाहिए, धातु प्रपोषण करने वाला होना चाहिए और मन के अनुकूल होना चाहिए। लघु पाक का वर्णन नहीं मिलता इसमें। लघु पाक भी है पुष्ट करने वाला। तो मतलब इसका सीक्वेंस पूछा है ना, तो सबसे पहले पुष्टम, फिर है सुमधुरम, प्रिय, है ना, मधुर। तो सबसे पहले स्निग्ध आना चाहिए, फिर ए पहले आएगा, फिर प्रिय ए के बाद बी है ना। तो ए ऑप्शन ही ठीक रहेगा। इसमें पढ़ लेना पूरा सूत्र, आप समझ जाएंगे। ये पहले अध्याय का 65वां सूत्र है हठ प्रदीपिका घेरण संहिता में। एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा, मैंने घेरण का बताया है और ये हठ प्रदीपिका का है, और इन्होंने घेरण के रेफरेंस से पूछा है। ये भी हमें देखना है ना कि रेफरेंस किसका दिया गया है। तो घेरण में आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा ये ना। मैंने हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग आपको बताया है। घेरण का भी मैं देख लेता हूँ, आप देख लीजिए मेरे साथ साथ घेरण से, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे ना, किताबों से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे ध्यान नहीं रहता आपको। ये खुद ढूंढिए आप। अगला क्वेश्चन फिर घेरण संहिता से है। घेरण संहिता के अनुसार निम्न योगाभ्यासों का सही क्रम चुनिए। उड़ियान बंद, नभो मुद्रा, जालंधर बंद, महाबंद, मूल बंद। तो सीक्वेंस बताना आपको कि किस सीक्वेंस से इनका वर्णन किया गया है, मुद्राओं का, बंद का, है ना। चलिए देख लेते हैं अभी घेरण संहिता के अंदर ना ये सीक्वेंस आपको, क्योंकि 25 मुद्राओं का वर्णन मिलता है। तो देखिए पहला ही सूत्र है महामुद्रा नभो मुद्रा, यानी पहले का क्या है, महामुद्रा। अब महामुद्रा का वर्णन इसमें नहीं है। फिर है नभो मुद्रा, तो नभो मुद्रा पहले नंबर पे आएगा। फिर उड़ियान, उड़ियान बंद आएगा, वो मतलब पहले बी रहेगा फिर ए रहेगा। फिर जलंधरम, फिर जलंधर बंद आएगा, ठीक है। तो बी ए सी, फिर मूलबंद आएगा और फिर महाबंद आएगा, ठीक है। ये तीन सूत्र इकट्ठे दे रखे हैं मुद्रा प्रकरण में। तीसरा जो प्रकरण है, तीसरा जो अध्याय है उसके अंदर। आप खुद बताइए कौन सा उत्तर इसका रहेगा। काया दिविसवती गर्ग वर्णित है शांडिल्य भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में, भक्ति रसायन में, श्रीमद् भागवत में। तो भाई मुझे तो काया दिविसवती गर्ग योगसार में देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि नारद भक्ति सूत्र में ही है। काया दिविसवती ना। हम्म श्री गर्गाचार्य ने परिभाषा दी है ना कि भक्ति क्या है, तो 17वां सूत्र है ये इसका, नारद भक्ति सूत्र का, जिसके में है कथा दी सव सविति गर्ग। तो ये गर्ग जी कहते हैं कि अर्थात भगवान की कथा, यानी जो स्टोरी है भगवान की, आदि के प्रति अनुराग का होना ही भक्ति है। तो ये 17वां सूत्र है नारद भक्ति सूत्र का। और नारद भक्ति सूत्र में टोटल 84 सूत्र है बस। ये योगसार पुस्तक में अच्छे से वर्णन है, सामान्य पीछे उसका दिया गया है। आगे चलते हैं।
निम्न में से किस रोग में शीतकारी प्राणायाम लाभकारी है? अस्थमा में तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये प्राणायाम ठंडा होता है। ब्रोंकाइटिस में भी नहीं करना है, ठंडा होता है। कोलाइटिस और संधिवात, अब भाई संधिवात में भी नहीं करना चाहिए। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो जकड़ जाओगे आप, पहले से ही प्रॉब्लम, हड्डियाँ टाइट हो रखी है तो वहाँ हीट की जरूरत है ना। तो भाई कोलाइटिस में कर सकते हैं आप। तो इसका तो सीधा उत्तर 3 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार सहित कुंभक है। तो भाई योग कुंडल उपनिषद में सहित कुंभक के 4 भेद बताए हैं। तो अभी देख लेते हैं एक बार। उपनिषदों में प्राणायाम, योगसार जो पुस्तक है ना, उनमें संक्षिप्त रूप में हमने दिया है उपनिषदों में प्राणायाम। तो आपका है योग कुंडलोपनिषद, देख लेते हैं। आपको ये ढूंढना पड़ेगा, मुझे नहीं मिला है, लेकिन योग कुंडलोपनिषद में आसन जरूर मिल गए हैं मुझे। यानी योग कुंडलोपनिषद में सिर्फ 2 आसनों का वर्णन मिलता है, वज्रासन और पद्मासन। ठीक है। लेकिन प्राणायाम का सीक्वेंस इसमें आपको देखना पड़ेगा। सहित कुंभक है ना, 4 है। सूर्य वेदी उज्जय शीत, शीतली शीतकारी, सूर्य वेदन उज्जय शीतली वस्त्रिका। इनमें से देख लेने एक बार आप उपनिषद की पुस्तक में उठा के, आप बताना लिख के मुझे, और मैं देखता हूँ कि कौन विद्यार्थी सबसे पहले उत्तर देता है ना। जो भी विद्यार्थी इन सभी क्वेश्चंस का सही उत्तर देगा उसको हम सम्मानित करेंगे किसी कार्यक्रम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 62 का मतलब योग का 12वां क्वेश्चन। मितहार शासनम च शक्ति चालक तृत्यक, श्रीमद भगवत गीता, योग कुंडलोपनिषद, हठ योग प्रदीपिका और घेरण संहिता। भुज्यते शिव संप्रते मितहार स उच्यते, भुज्यते सुर संप्रत्या मितहारीम विद्युः, और युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से। तो मैंने बताया है कई बार, सूची मिलान करते हैं, मुझे तो ये सूत्र याद है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से, युक्त स्वप्न बोध से योग भवति दुख। 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है। तो मुझे ये पता चल गया कि डी है वो ए से रिलेटेड है। जो डी है वो ए से रिलेटेड है, ये मतलब भगवत गीता का है। तो भाई डी का ये देख लीजिए, कई बार है ना, मैंने बताया ना आपको, एक क्वेश्चन आपका हल कर देता है। तो डी का ए भाई एक में ही, दो दो जगह है, एक तो 4 में है और एक 2 में है। अब हमें एक और देखना पड़ेगा। अब हमने एक सूत्र ये पढ़ा था, भुजते शिव संप्रत्य मिताहार उच्यते, ये हठ प्रदीपिका है, हठ योग प्रदीपिका का है। यानी बी का 3, तो बी का 3 भी दोनों में है, इसमें भी है, सॉरी ये तो है ही नहीं हमारा, इसमें है और 4 में नहीं है। तो इसका मतलब हमारा 2 बिल्कुल ठीक हो गया, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ऐसे मिला लीजिए आप, है ना, एक दो मिलते ही आ जाते हैं ये तो लगभग, है ना, सीक्वेंस। नोली की मुख्य विशेषता निम्न निम्न का विकास है। मुख्य विशेषता करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इससे डेवलपमेंट होता है, क्या एकाग्रता होती है, एकाग्रता से ज्यादा रिलेटेड नहीं है नोली का। उदर के भीतर उप वातावरण दबाव का विकास होता है, शरीर में अमल आधार संतुलन बनाए रखता है, और शरीर के अमल आधार संतुलन, ये तो पढ़ लिया हमने। उदर के अंग पेट और कोलोन, रक्त की मात्रा का नियंत्रण। तो मात्रा का नियंत्रण से कोई इसका संबंध नहीं है। उदर के अंग पेट और कोलोन का मतलब यहाँ पर आते हैं आपका, उनकी तो मालिश होती है, उनको तो ये घुमाता है। तो डी तो इसका सीधा सा उत्तर है। अब देखते ऑप्शन है, तो डी 2 में है, या तो डी के साथ ई है या डी के साथ बी है। हाँ, बी आएगा क्योंकि उधर है, यहाँ पर भी पेट की बात है, तो उप वातावरण दबाव का विकास होता है, बिल्कुल ठीक बात है। रक्त की मात्रा का नियंत्रण होता है, ये इससे संबंधित नहीं है। तो ये मुझे बिल्कुल ठीक लगा जिसमें बी और डी है। तो बी और डी 3 में है। वैसे कॉमन सेंस से भी कुछ क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं आप। अब है केनोपनिषद, ऐतरेयपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये कौन सी शाखा से कौन सा उपनिषद है, ये आपको पता होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है ये, है ना। तो
आगे हम देखते हैं, योग सूत्र के अनुसार शरीर रचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस पर संयम करना चाहिए। देखिए, योग सूत्र डॉक्टर सौम्यवीर आर्य जी की सबसे बेस्ट है, सरल है। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते तो उनकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप यूट्यूब पर उनका डायरेक्ट वीडियो सुन सकते हैं। तो योग सूत्र के अनुसार शरीर रचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस किस पर संयम करना चाहिए। हृदय पर बिल्कुल नहीं, कंठकूप में बिल्कुल नहीं, कुरुम नाड़ी पर बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है नाभि चक्र है। ठीक है, नाभि चक्र में अगर हम ध्यान करते हैं तो शरीर व्यू ज्ञानम एक सूत्र है। तो आप मुझे बताना कि ये जो सूत्र मैंने बताया आपको, नाभि चक्र व्यू ज्ञानम, ये किसमें दिया है, यानी कौन से पाद में है और कौन सा सूत्र है, ये आपके लिए प्रश्न है। हठ प्रदीपिका के अनुसार उज्जाई कुंभक उपयोगी है। तो भाई उज्जाई से दो लाभ तो सीधे सीधे मुझे पता है, एक तो कफ दोषों का निवारण होता है और दूसरा आपके वात रोगों का निवारण होता है। तो ए और बी तो इसमें कन्फर्म है, ए और दो ही है, तो भाई ए और बी तो नहीं दे रखा इसमें, ये हमें फिर डायरेक्ट देखना पड़ेगा घेरण संहिता में क्या दिखा है उसका नाम, हठ प्रदीपिका में, सॉरी। उज्जई, उज्जय का सीधा सा दो सूत्र हैं। उज्जय के लाभ में दे रखा है कफ, ठीक है, इसका मतलब ये कन्फर्म है। गले संबंधी रोगों का नाश, ठीक है। जठरग्नि प्रदीप्त होना, ठीक है। नाड़ियों के दोषों का नाश, कोई इसमें वर्णन नहीं है। जलोद्वार ठीक होता है और धातु संबंधी रोगों का नाश होता है। तो देखिए, इसमें एक तो ए ठीक है और तीसरा सी ठीक है। ए और सी ठीक है, बी ठीक नहीं है इसमें। ठीक है, ए और सी जिसमें दिए गए वो आपको लिखना है, यानी 3 नंबर इसका उत्तर ठीक है। तो ये सूत्र है आपका 52 और 53, उज्जाई की विधि व लाभ इसमें दिया गया है। 51 से लेकर 53 तक उज्जाई का वर्णन मिलता है। हठ प्रदीपिका में कौन सा उपदेश है ये आपको खुद बताना है। देखिए, ये तो सीधा आपके सिलेबस में से उठा लिया प्रश्न। प्रेणीपात सेवा तथा परिपर्शक की सहायता से शिष्य द्वारा गुरु के तत्व ज्ञान प्राप्त करने को उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भगवत गीता में मिलता है। 4:34 में वर्णन मिलता है, छठे में बिल्कुल नहीं है। तो इसका उत्तर, ये तो सिलेबस को भी देख, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेबस भी अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो सिलेबस में से मिल जाते हैं। ये देखिए आपका है सम्मिलित करना है, मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, वैराग्य प्रकरण, उपशम, ये किसके प्रकरण है, योग वशिष्ठ के हैं। कौन सा भाग है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण प्रथम है ना, सॉरी, वैराग्य प्रकरण प्रथम है, फिर दूसरा मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, तीसरा उत्पत्ति, चौथा स्थिति, पांचवा उपशम और छठा है आपका निर्वाण प्रकरण। इससे आप मिलान कर लीजिए, आसान ही है, योग वशिष्ठ का है और हमारी योग वशिष्ठ बुक है, इसमें बहुत ही अच्छे से इसमें वर्णन मिलता है। छोटी सी बुक है, इसमें बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस के अनुसार इनका वर्णन किया गया है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं, योग सार में भी इसका वर्णन अच्छे से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टा और दृश्य के संयोग का मुख्य कारण योग सूत्र के अनुसार क्या है। दृष्टा दृश्य संयोग है ना, कलेश पंच महाभूत हो ही नहीं सकता, है ना, पंच तन्मात्राएं भी नहीं हो सकता, तो कुछ तो कॉमन क्वेश्चन है वो कर सकते हैं ना। दृष्टा और दृश्य के संयोग का मुख्य कारण क्या है, पंच कलेश, पंचवृत्तियां भी नहीं है। 5 प्रकार की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। स्वरूपावस्था, सूक्ष्म अवस्था, स्थूलावस्था, ये मुझे नहीं पता है कहाँ से प्रश्न लिया गया है। अगर आपको पता है तो जरूर बताइए, ताकि और लोगों का भी इसमें फायदा हो जाए और विद्यार्थियों को भी लाभ मिल जाए।
अगला क्वेश्चन, स्वामी शिवानंद, श्री अरविंद, प्रमंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, वर्ष अनुसार सुमेलित करना है। देखिए, हमारी एक पुस्तक होती है योगियों का जीवन परिचय, बहुत अच्छी पुस्तक है। नेट के अकॉर्डिंग, वाईसीबी के अकॉर्डिंग सभी योगियों का वर्णन इसमें किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल नज़दीक। तो इसमें से सबसे पहले किसका जन्म हुआ, फिर किसका जन्म हुआ, वो आपको पता होना चाहिए ना। तो स्वामी विवेकानंद का शायद 1863 में जन्म होता है, क्योंकि 39 ईयर की उम्र में तो एक्सपायर भी हो जाते हैं। और परमहंस योगानंद का जन्म जो है वो देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं है। विवेकानंद का तो ठीक है, हमने देख लिया है, 1863 में है। अगर मैंने कहा ना, एक से भी अगर आपको कई बार क्वेश्चन हल हो जाते हैं, तो हमें अगर ये पता चल गया है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 है ना, 1902 में ये एक्सपायर हो गए थे, तो आप थोड़ा देखेंगे तो आपको हो सकता है। यानी डी का 2 देख लीजिए, तो डी का 2 जो है एक में ही है, बस इसी से सोल्व हो गया है ना, इसी से आइडिया आ जाएगा हमें। यानी ए का 3 है, यानी स्वामी शिवानंद 1887 में इनका जन्म हुआ था। और बी का 4 है, श्री अरविंद का 1872 में, बिल्कुल ठीक है। सी का 1 1893 में, परमानंद योगानंद का। ठीक है, तो देखो हमें एक पता था स्वामी विवेकानंद का, उसी से सोल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट, पंच क्लेशों की अवस्थाओं के निम्न भेद है। तो सबसे पहले प्रसुप्त होती अवस्था, प्रसुप्त, फिर एक प्रसुप्त, उदार, क्लेशों की जो अवस्था है ना, योग दर्शन में डॉक्टर सोमवीर आर्य जी ने भी वर्णन किया है, और अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पंच क्लेशों को वर्णन हमने योगसार जो पुस्तक है ना, इसके पीछे वाले जो चैप्टर्स उन्होंने बहुत अच्छे से किया है पंच क्लेशों का वर्णन। तो सबसे पहले देखिए इसमें प्रसुप्त अवस्था, ये सूत्र भी है, योग सूत्र का दूसरे अध्याय का चौथा सूत्र है। अविद्या क्षेत्र मूतरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदारणाम। यानी सबसे पहले क्या है, प्रसुप्त अवस्था, डोरमेंट स्टेज कहते हैं, तनु अवस्था, फिर विच्छिन्न अवस्था, और फिर उदार अवस्था। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रसुप्त अवस्था, फिर तनु अवस्था, तनु इसमें नहीं दिया गया है, तो प्रसुप्त के बाद क्या आएगा, विच्छिन्न अवस्था आएगा। ठीक है, प्रसुप्त, विच्छिन्न और उदार, 3 अवस्थाएं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, आवश्यकता पदानुक्रम मांडल में निम्न अवस्थाओं को आधार से शीर्ष के क्रम में बताइए। आधार से, बेस से लेकर सिर की तरफ, शीर्ष की तरफ। ये कोई मॉडल है शायद, इसका मॉडल है, मुझे भी नहीं पता, ये आपको बताइए अगर पता हो तो। शायद ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो कोई मॉडल होगा किसी साइकोलॉजिस्ट का, आप बताइए, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन, घोषणात्मक यानी डिक्लेरेटिव स्मृति के प्रकार है, ये आप खुद बताइए, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, ये भी साइकोलॉजी का है। लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन साइकोलॉजी के जरूर पूछे जाते हैं। एपिसोडिक मेमोरी है, आइकॉनिक मेमोरी है, इकोइक मेमोरी है, या सेमेनोटिक मेमोरी, या शॉर्ट टर्म मेमोरी है। पूरक, ब्रह्मा, कुंभक, विष्णु एवं रेचक, रुद्र, यह उदाहरण वर्णित है। ये किसी उपनिषद में एक बार पीछे भी पूछा गया था, हमने किसी में सोल्व भी कर रखा है इस क्वेश्चन को, एक बार आप देख लीजिए उपनिषद में ना। यानी पूरक को ब्रह्मा कहा है, कुंभक को विष्णु कहा है, और रेचक को रुद्र कहा है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कौन से उपनिषद में इसका कंसेप्ट मिलता है? कुंडलोपनिषद में तो नहीं है मेरे को लग रहा है, तत्वोपनिषद में भी नहीं है, कौन से में एग्जैक्ट ध्यान नहीं, इसका हमने एक जिक्र किया था, किसी में पहले पूछा गया था क्वेश्चन।
कार्य द्वारा संयोजन प्रक्रिया विधियों संबंधित प्रक्रिया प्रक्रिया निर्देशों करने वाला कार्य द्वारा स्वयं को समायोजित करता है। अध्यापक, अध्यापन, छात्र और अधिगम। अधिगम का मतलब सीखना, लर्निंग। अध्यापन का मतलब पढ़ाना होता है, अध्यापक यानी टीचर। तो प्रक्रिया निर्देशित करने वाला कौन होता है? अध्यापक होता है। और कार्य द्वारा स्वयं को समायोजित कौन करता है? छात्र करता है। तो मुझे सी का अध्यापक लग रहा है, यानी सी का ए लग रहा है। सी का ए, सी का ए, सी का ए, सी का ए, सी का एक, एक तो एक में है और चार में है। ये आप देखिए, मुझे इसके बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। ये फिर आ गया, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार महामुद्रा से निम्न रोगों से क्रम से मुक्ति प्राप्त होती है। क्रम से बताना है। कुष्ठ, गुलम, क्षय, गुदावर्त, अजीर्ण। त्रिविधम नरकस्य विदम द्वारम नाशनमात्मनम काम क्रोधस्ता लोभ सतस्ता दैत्र तत्रम त्यजेते। इस श्लोक अध्याय। ये तो देखो, त्रिविधम नरक के तीन द्वार बताए हैं। और तो भगवत गीता के किस अध्याय में इसका वर्णन मिलता है? देखिए, भगवत गीता की हमारी पूरी पुस्तक है, इसमें लास्ट में 700 क्वेश्चन भी दे रखे हैं। उसमें नरक के तीन द्वार बहुत अच्छे से बताए गए हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं बता देता हूँ आपको नरक के तीन द्वार कौन से हैं। में भगवत गीता 17वें 18वें अध्याय में है, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो 16वें अध्याय में है, या फिर अभी देख लेते हैं। मुझे मिल नहीं रहा, आप देखिए कौन से अध्याय में है ये। मेरे को तो शायद 18वें में होने चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहे कहीं नरक के तीन द्वार। मुझे नजर नहीं आ रहे। एक बार आप भी देखना कौन से चैप्टर में, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पा रहा आपको, लेकिन मेरे पढ़े हुए अच्छे से हैं। ये कौन से अध्याय में है, या तो 18वें में है, छठवें तो नहीं है, ये मुझे कन्फर्म है। 7वें में भी नहीं है, तो 18वें में है या 16वें में है। हाँ, ये शायद नरक के तीन द्वार। तो दूर रहना चाहिए, क्या तम दिखाती है। नरक के तीन द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। ये 16वें में है, ठीक है। तो 16वें अध्याय का भगवत गीता का 13वां श्लोक है। अगला क्वेश्चन है, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षणों का क्रम है। दैवासुर संपद विभाग है 16वां। उसमें दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। तो आप देख लेना, गीता जो हमारी पुस्तक, उसमें हमने बहुत अच्छे से वर्णन किया है, पीछे छोटे क्वेश्चंस में भी वैसे भी पूरा श्लोक दिया गया है। योग निद्रा के अभ्यास का सही क्रम है श्वास की सजगता, शरीर के विभिन्न भागों में चेतना को घुमाना, फिर संकल्प, अनुभव करना व संवेदना, अभ्यास के लिए तैयार होना। तो पहले तो ये होना चाहिए, अभ्यास के लिए तैयार होना, है ना। और अभ्यास के लिए तैयार होने के बाद फिर आप संकल्प लेते हैं। तो मुझे लगता है ई के बाद सी आना चाहिए। ई के बाद सी एक में ही है, बी हो जाएगा 2 नंबर। ई के बाद सी, सी के बाद बी,
बी चेतना को घुमाते हैं, फिर बी के बाद ए श्वासों की सजगता और फिर ये अनुभव करना व संवेदना। अगला है, इसके अनुसार स्वपन अचेतन का राजमार्ग है। स्वपन अचेतन का राजमार्ग है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी सत्यानंद। इसके अनुसार स्वपन अचेतन का राजमार्ग, ये मैं नहीं बता सकता, देखना पड़ेगा। दो फॉरेन से हैं, दो इंडिया से हैं, यानी दो योग गुरु हैं और दो साइकोलॉजिस्ट हैं, इब्राहिम मैस्लो और फ्राइड। तो नहीं पता, कंफर्म नहीं है। सांख्य दर्शन के अनुसार तुष्टियां योग साधना में होती है। साधक बाधक नहीं पता मुझे, ये भी आप ही मुझे बताइए देखकर। तेन तैक तेन भुंजिथा का तात्पर्य है, सुना हुआ तो है तेन तैक तेन भुजिन था, ध्यान नहीं है। इसको आप बताना किस में, कौन से ग्रंथ में है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा श्लोक है। हठ प्रदीपिका के अनुसार सिंहासन में सम्मिलित अभ्यास है। तो देखिए, हठ प्रदीपिका स्वामी सोमवीर की बहुत ही सरल है, सीधा सा डायग्राम इसमें दिया गया है। तो सिंहासन में सम्मिलित है, सिंहासन देख लेते हैं, पद्मासन सिंहासन में देख लेते हैं, पद्मासन भद्रासन, आसन, पहले का सिंहासन मिलेगा हमें, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, अभी बात बनेगी। स्वासन, प्रमुख चारासन, सिंहासन। सिंहासन के 3 श्लोक दे रखे भाई इसमें। गुल्फो च वर्षणा से, तो इसमें पूछा गया है सम्मिलित अभ्यास क्या है। तो तीनों बंद, मूल बंद, उड़िया में जलन बंद आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। मूल बंद, तीनों बंद की बात की भाई यहाँ पर, है ना। मूल बंद, जालंधर बंद और तीनों बंद, तो ए बी सी होना चाहिए इसका उत्तर। तो ए बी सी यानी 2 नंबर रहेगा इसको। आपको बताना है कौन से उपदेश का कौन सा ये श्लोक है। ग्लूकोमीटर मधुमेह के लिए है। स्पाइगो स्पाइगोमेनोमीटर आपकी श्वासों की गति को मापता है। स्फिगोमेनोमीटर होता है शायद, स्पाइगो नहीं पता। ईईजी, ईसीजी, ईसीजी हार्ट की धड़कन, ईईजी शायद रक्तचाप होगा, और स्फाइगनोमेनोमीटर मस्तिष्क की तरंगे होंगी, या तो मस्तिष्क की तरंगे शायद ईईजी है, मुझे लग रहा है। तो ग्लूकोमीटर मधुमेह, कई बार होता है कि आपको डाउटफुल है, तो एक का 2 लगा लीजिए, आपको ये तो पता चल ही गया कि ग्लूकोमीटर का संबंध मधुमेह से है। ये तो इसका मतलब ए का 2, ए का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में दे रखा है। इसका मतलब एग्जामिनर आपसे भी समझदार है, तुम डाल डाल हो तो एग्जामिनर पात पात है। अच्छा, तो शुरू के तीनों में है। अब ईसीजी आपको पता है हार्ट से रिलेटेड है, हृदय की धड़कन, है ना। तो डी का 4 देख लीजिए, डी का 4 भी 2 में है, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता, इसमें है, तो इसका मतलब 3 नंबर इसका उत्तर हो गया। आगे चलिए, आप लिख के बताइए मुझे किसका किससे संबंध है। एड्रेनल कॉर्टेक्स से उत्पन्न होने वाले हार्मोन है। एड्रेनल कॉर्टेक्स होते हैं ना, जो आपकी किडनी है, उसके ऊपर होते हैं ना 2 कॉर्टेक्स होते हैं, एक मिडल होता है ना, और एक ऊपर बाह्य होता है। एड्रेनल जो कॉर्टेक्स है उससे उत्पन्न हार्मोन कौन से, ग्लूका कॉर्टिकॉइड्स है, मेलाटोनिन है, गोनाडोकोर्टिकॉइड है, प्रोलैक्टिन तो है ही नहीं, प्रोलैक्टिन तो बिल्कुल भी नहीं है, मिनरलोकॉर्टिड है। तो ये मैंने वीडियो बना रखा, आप उसमें देख सकते हैं। बाकी आप मुझे बताइए इसमें क्या आएगा उत्तर आपका। ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है सीधा। किस सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से बुद्धिमान, विस्मृति, विक्षेप, संशय आदि दूर हो जाते हैं।
इस सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से बुद्धि मांद्य मतलब बुद्धि वीक है, विस्मृति है, मेमोरी लॉस हो जाती है, विक्षेप हो जाते हैं, सन से डाउट होते हैं, तो कौन से दूर होते हैं? प्रार्थना से बुद्धि घटती शक्ति विकासक से, मेधा शक्ति विकासक से, श्रवण शक्ति विकासक से। मुझे लगता है बुद्धि तथा घटती शक्ति विकासक होना चाहिए, बाकी मुझे कंफर्म नहीं है। योग निद्रा के दौरान व्यक्ति के शरीर के भौतिक केंद्र हो जाते हैं। भौतिक केंद्र तो अंतर्मुखी होंगे। अगला है, निम्न के में से कौन सा आसन पाचन तंत्र में स्थित स्फिंक्टर को आराम देने में मदद कर पिए गए पानी को गुदा की तरफ प्रेषित करता है? ताड़ासन होगा मेरे ख्याल से, तो क्योंकि ताड़ासन हम संघ प्रक्षालन में करते हैं, तो एक शायद संघ प्रक्षालन से ही रिलेटेड पूछा गया है, बस थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो पाचन तंत्र में स्फिनिक फैक्टर स्फिनिक स्फिनिक्टर, तो उसको आराम देने में मदद कर पिए गए पानी को गुदा की तरफ प्रेषित करता है, तो ताड़ासन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार शरीर एवं इंद्रियों के प्रति पूर्ण वैराग्य है। ये भी आपको खुद देख के बताना है। सठ संपत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ये ज्ञान योग का क्वेश्चन है, योग सार में बहुत अच्छे से समझाया गया है। ज्ञान योग में अंतरंग और बहिरंग है, तो बहिरंग में क्या है? विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति। तो सठ संपत्ति में 6 होते हैं, श्रद्धा, समाधान तो लास्ट के हो गए, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो तितिक्षा भी है, श्रद्धा भी है, समाधान भी है, तो 3 हो गए, ए, बी और डी। हाँ सॉरी, इसमें तो 2 है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, क्योंकि सठ संपत्ति पूछा है ना, तो सठ संपत्ति का मतलब 6 संपत्तियां होती हैं। ज्ञान योग में इसका अच्छे से वर्णन है। ये लीजिए जी, हमने डायग्राम बना रखा है इसका, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुत्व, फिर इसमें शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। अच्छा, सठ संपत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो भाई तितिक्षा भी आता है, श्रद्धा भी आता है, समाधान भी आता है, तो सठ संपत्ति में विवेक नहीं आता है और वैराग्य नहीं आता है, तो 2 नहीं आते, यानी बी और ई। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम सोच रहे थे आते हैं, लेकिन ये पूछ रहा नहीं आते हैं, तो बी और ई जिसमें है वो उत्तर हो गया। सॉरी, बी नहीं, विवेक, सी, सी और ई, यानी 4 नंबर। मानव शरीर के में ऊपर से नीचे अस्थियों का क्रम है। ऊपर से नीचे, सबसे पहले ऊपर का हिस्सा, नहीं सर की तरफ से फिर नीचे। मैं फिबुला, मैंडिबल, पटेला, स्फेनॉइड, हाइड। हाइड सबसे ऊपर होती है मुझे लगता है, शायद हाइड यहाँ ये है, ठीक है। पटेला घुटनों में होता है, टीबिया और फिबुला सबसे नीचे होते हैं, तो मुझे थोड़ा डाउट है, यानी सी के बाद मुझे ये पता है कि ए आएगा, तो सी के बाद ए देख लीजिए, कई बार ऐसा भी करना पड़ता है ना, सी के बाद ए 2 में है, एक और 2 में, और हाइड सबसे ऊपर हो सकती है, हाइड नहीं है, इससे ऊपर भी है कोई, स्फेनोडाइड होगी फिर सबसे ऊपर, यानी डी हो सकती है, तो डी है, और डी के बाद यानी सी के बाद ए, तो 2 नंबर रहेगा इसमें, यानी सबसे पहले आपकी स्फेनोइड, खोपड़ी की हड्डी है शायद, फिर हायड बॉन, हायोड, ठीक है, बी। डी के बाद ई भी नहीं है। ये एक बार देख लेना पूरी है ना, बोन्स का कौन सी का है, हमें ये तो पता है पटेला हमारे घुटनों में होती है, फिबुला आपकी पिंडलियों में होती है, फिबुला और टीबिया, और मैंडिबल नहीं पता कहाँ है मुझे,
एक बार देख लेना आप। निम्न में से कौन सा पथ्य आहार अष्टप्रदीपिका में गैरण संहिता दोनों में वर्णित नहीं है? कौन सा पथ्य आहार? छाछ, कुलथ, हींग, जंबीरी। तुलसी का वर्णन मिल सकता है, हींग भी है, जंबीरी। छाछ का नहीं है मेरे को लग रहा है शायद, बाकी आप देख लेना एक बार। श्री श्यामचंद लाहिड़ी के प्रसिद्ध शिष्यों में से एक है। योगानंद है, परमहंस योगानंद। ये योगियों का जीवन परिचय जो पुस्तक है, बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती का भी वर्णन मिलता है जीवन परिचय का, स्वामी योगानंद का भी, परमहंस योगानंद का भी, और स्वामी शिवानंद जी का भी। भगवत गीता के किन श्लोकों में आहार संबंधी वर्णन मिलता है? तो 6:17 में मिलता है। एक तो 6:17 तो कन्फर्म है। 6:17 का मतलब सी दो में है, या तो सी के साथ बी है या सी के साथ ई है। तो सी के साथ बी नहीं है, सी के साथ ई आएगा, क्योंकि 17 में भी सात्विक, राजसिक और तामसिक का वर्णन है। ठीक है, 17:4 और 6:17, यानी सी और ई ऑप्शन इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वायु, जल, तेज, पृथ्वी वशिष्ठ संहिता के अनुसार मिलान करना है भाई, आप कर लीजिए, है ना। पृथ्वी का संबंध मूलाधार चक्कर से है, तो मूलाधार में लम होता है, ऐसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका स्वादिष्ठान चक्कर, उसका संबंध जल से है, जल में वह होता है ना। आपका मणिपुर चक्कर का संबंध किससे है? मणिपुर चक्कर का संबंध आपके तेज से होता है, अग्नि से होता है, तो वहां पर रह का संबंध है। ठीक है, आपका हृदय चक्र का संबंध किससे है? यह यम, ये होगा। इस तरह से आप मिलान कर लीजिए, यानी पृथ्वी का लय, यानी डी का 3, तो डी का 3 एक में दे रखा है, सी का 2, मैंने बता दिया आपको, लवर यह है ना। चक्रों से आप इसको जोड़ लेना। गहरण संहिता के अनुसार रसानंद समाधि का संबंध है, हमने बहुत ही अच्छे से दिया गया है, 6 प्रकार की समाधि दी गई है। तो रसानंद जो समाधि है, योनि मुद्रा से है, खेसरी मुद्रा से है, सांभवी से, भ्रामरी, तो जिसमें रस आए, रसानंद, तो सीधी बात है खेसरी में रस आता है ना, इसे ऐसे जोड़ लिया करो आप लोग। अगला है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अध्यापक को आवश्यक अध्यापन विधि तथा अध्यापन उद्देश्यों को समझने में सहायता करती है? कक्षा प्रबंधन और पाठ योजना, अध्यापन विधि, स्रोत, अध्यापक सहायक सामग्री। यानी ये जो दे रखे ऑप्शन, इनमें से कौन सी प्रक्रिया अध्यापक को आवश्यक अध्यापन विधि तथा अध्यापन उद्देश्यों को समझने में सहायता करती है? प्रक्रिया है, यानी क्लास मैनेजमेंट है, या लेसन प्लान है, या अभ्यास विधि स्रोत है, या अध्यापन सहायक सामग्री है। तो सबसे बेस्ट उत्तर है वो पाठ योजना है, लेसन प्लान, है ना। वो अध्यापक को आवश्यक विधि और अध्यापन उद्देश्यों को समझाने में सहायता करती है। अगला है, स्वामी कोवलानंद जी जो जिसका संबंध किन से है? लोनावाला ने पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए क्या उपाय बताए? संक्रमण से बचाव करना, समौषधियों का प्रयोग करना, ठीक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण, स्वास्थ्य प्रदान करने वाले आहार पर जोर, आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लेना। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो, है ना, संक्रमण से बचाव भी नहीं हो सकता। उनका या तो सी और डी हो सकता है, बाकी आप बताना, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसका उत्तर। किस प्राणायाम में श्वसन के दौरान श्वास और प्रश्वास में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है? ब्रह्मरिम तो एक लय में भी नहीं होता है, नाड़ी शोधन में, विलोम प्राणायाम में होता होगा, विलोम का मतलब विपरीत होता है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो 4 उत्तर हैं। कैवल्य धाम लोनावाला द्वारा निर्धारित पाठ योजना का सामान्य क्रम, तो देखिए उनकी पुस्तक आती है योग अध्यापन की विधियां, पुस्तक के अनुसार बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं।
पाठ योजना का उनका क्रम पूछा गया है। तो मैं बता ही देता हूँ आपको, मेरे पास पुस्तक है अभी। ये वो पुस्तक है, ठीक है। और इसमें लेसन प्लान आप देख लीजिए, अभी बता देता हूँ आपको उसका सही क्रम क्या दिया गया है। पाठ का आरंभ, हाँ, सबसे पहले पाठ का आरंभ यानी प्रार्थना से करना है। फिर है क्रिया विधि का प्रारंभ, ठीक है। फिर उसमें भी है बैठक व्यवस्था है और अभ्यास का मौखिक परिचय है, आंशिक और पूर्ण है। फिर इसमें फिर है व्यक्तिगत अभ्यास, आंशिक और पूर्ण, ठीक है। व्यक्तिगत और समूह अभ्यास, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आप सीक्वेंस इसमें मिलान कर लीजिए। योग तत्वोपनिषद के अनुसार पलुत मात्रा से युक्त प्रणव का जप करने से होता है। ये आपको उसी उपनिषद का जो श्लोक है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा। योग दर्शन के अनुसार अणिमा आदि सिद्धियों निम्न के कौन सा क्रम सही है? एक बार देख लीजिए आप, लघिमा, अणिमा, गरिमा, महिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, वसित्व, विसित्व। एक बार आप देख लीजिए कौन सा क्रम ठीक है। 8 सिद्धियां दी गई है ना। योग दर्शन के अनुसार पूर्व जन्म का ज्ञान होना किस संयम का परिणाम है? सूर्य का नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, तारों का नहीं है, संस्कार का है। संस्कारों में संयम करते हैं तो पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। तो आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का। त्रिगुणों की अवधारणा, पंचकोश की अवधारणा, पंच प्राणों की अवधारणा, आदि व्याधि की अवधारणा। आदि व्याधि की योग वशिष्ठ में मिलती है, इसे मिलान कर लीजिए, यानी डी का 2 है, तो डी का 2 तीनों में दिया गया है। अब पंचकोश की अवधारणा तैत्तरीय उपनिषद में दी गई है, यानी बी का 1। एक बार देख लीजिए, बी का 1 2 में मिलता है, यानी 2 और 3 ऑप्शन है। अच्छा, आदि और व्याधि तो हो ही गया है। इसके अलावा पंच प्राणों की अवधारणा सिद्धांत पद्धति में बिल्कुल दिया गया पंच प्राणों के बारे में। और त्रिगुण की अवधारणा सांख्य कारिका में, यानी 1 का 3 है। ए का 3, तो ए का 3 1 में है, तो इसका मुझे लगता है कि 2 नंबर बिल्कुल फिट है। ठीक है, ऐसे मिलान कर लीजिए आप। बाह्य, अभ्यंतर तथा स्तंभवृत्ति प्राणायाम निम्न स्थितियों में कौन कौन सही है? बिल्कुल सही बात। यह स्थान विशेष पर निर्भर है, यह समय विशेष पर निर्भर है, ये संख्या विशेष पर निर्भर है, ये व्यक्ति विशेष पर, व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता, परिस्थिति विशेष नहीं हो सकता। ए बी सी ठीक है। तो दिया गया है ना ये सूत्र, कौन सा सूत्र आप बताना। इन प्राणायामों को दिया ना, काल संख्या भी, है ना, ऐसा एक सूत्र है। तो कौन से पाद का कौन सा सूत्र आप मुझे बताना जरूर, याद करके। योग दर्शन के अनुसार किस किस के अभाव होने से वासनाओं का भी अभाव होता है? विपर्य तो हो नहीं सकता। विपर्य, आश्रय, आलम्बन हेतु, फल हेतु। वासनाओं का जो वर्णन है वो शायद चैप्टर 4 में मिलता है, तो चैप्टर 4 में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा सूत्र है ये आपको बताना है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार तमस गुण से युक्त पुरुष को निम्न में से कौन सा भोजन प्रिय होता है? तो ये 17वें अध्याय में मिलेगा। तमस गुण में तो सीधी बात है, अधपका रस रहित उच्छिष्ट भोजन उसको पसंद होगा। तो 4 ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। Short process that receive and carrying incoming action potential towards the cell body, action, microglia, dendrites,
न्यूरोट्रांसमीटर, ये आप खुद बताइए, आप एनाटॉमी का क्वेश्चन है। चित्त का आत्मिक उत्थान में नियोजन, इंद्रियों के प्रति वैराग्य, परमात्म तत्व के अनुराग, वस्तुओं में उदासीन भाव। नियम है, ज्ञान योग है, आसन है या यम है? बड़ा घुमा फिरा के पूछा है, कहीं और से लिए गए, मतलब सीधा सीधा नहीं है। शायद उपनिषद में दिया गया ना, वस्तुओं में उदासीनता का भाव आसन है ना। और यम और नियम भी कहीं ना कहीं जोड़े गए हैं। भाई तो बड़ा टफ पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं उपनिषदों से उठाया गया है शायद, मुझे लग रहा है, या हठ योग ग्रंथों में भी इनकी ना अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, वहां से कहीं ना कहीं जोड़ा गया है, डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं दी है। इंद्रियों के प्रति वैराग्य, चित्त का आत्मिक उत्थान में नियोजन, चित्त का आत्मिक उत्थान में नियोजन मुझे ज्ञान योग लग रहा है। परमात्म तत्व से अनुराग, पता नहीं ये कौन से में है जी, देख लेना आप, मुझे बताना जरूर। व्यक्ति मनोविज्ञान के जन्मदाता है, ये नहीं पता, आप देखना। विशेष लिंग मात्र, अविशेष अलिंग, ये हमने कुछ पहले भी क्वेश्चंस में कराया है। बुद्धि, अहंकार, मन, प्रकृति, ये आप देख लेना, योग दर्शन में है, ये अच्छे से बताया गया है। अगला है ओमकार की कलाएं कर्म से है, वायु, वेगनी, पातंगी, घोषणी, ये आपको खुद बताना है देखकर। मांडुक उपनिषद में श्लोकों की संख्या है, मांडुक उपनिषद में शायद सब कम है, 12 है, मेरे को ऐसा लग रहा है श्लोकों की संख्या, बहुत छोटा सा उपनिषद है। शिव संहिता के किस पटल में वायु की चर्चा की गई है? तो ये आपको योग सार में देखना पड़ेगा, है ना, उसमें अच्छे से हमने डिस्क्रिप्शन दिया गया है। थायमिन, नियासिन, बायोटिन, सैनोकोबेलेमिन, प्लेग्रा, डर्मेलाइटिस, ये अब आप खुद बताना है। बेरी बेरी किससे होता है? बेरी बेरी विटामिन बी, तो विटामिन बी के भी तो भाग है ना। नाइसिन है, थायमिन है, या बायोटिन है। डर्मेटिलिस, त्वचा का रुखापन टाइप का, ये देखना पड़ेगा। आसान है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये, एक बार आप खुद देख के बताइए मुझे लिखकर। संवेग का सिद्धांत भी आपको खुद बताना पड़ेगा, साइकोलॉजी का है। सूर्य नमस्कार स्थिति, ये भी आसान ही है, देखो अब की बार पूछ लिया गया, किसी प्रश्न में हमने जिक्र भी किया था इनका। पादस्तासन, पादस्तासन का संबंध स्वादिष्ठान चक्र से है, ठीक है। और पर्वतासन में आज्ञा चक्र है। अष्टांग नमस्कार में शायद मणिपुर चक्र है। एक मिनट जी, पर्वतासन में अश्व संचालन में आज्ञा चक्र मुझे पता, क्योंकि अश्व संचालन में घोड़े की तरह हम तैयार होते हैं ना दौड़ने के लिए, तो आगे नजर रहती है। तो बी का 2 देख लेते हैं, बी का 2, 2 जगह दे रखा है। इसका देखिए समाधान मैं आपको बता देता हूँ, हमारी योग ऑफ लाइफ पुस्तक है ना ये, इसमें सूर्य नमस्कार की पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी गई है। इसमें देखो, आसन का नाम, कौन सा मंत्र बोला जाता है, कौन से चक्र पे हमें ध्यान रखना है, अश्व संचालन में आज्ञा चक्र है, और पर्वतासन में विशुद्धि चक्र है, क्योंकि फुड यहाँ लगाते हैं ना, और आपके पाद हस्त में स्वादिष्ठान चक्र है। तो ये हमने अच्छे से दिया है ना, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की छठी भूमिका कौन सी है? तो इसका वर्णन भी हमने योग वशिष्ठ जो हमारी पुस्तक है इसमें विस्तार से किया है ना। सबसे पहले शुभेच्छा, फिर विचारना, फिर तनुमानसा, है ना, फिर पदार्थ है भावना, फिर ऐसन शक्ति, और फिर तुरिएगा। तो ऐसन शक्ति है ना छठी भूमिका। 7 भूमिकाएं ज्ञान की और 7 है अज्ञान की, जिन्हें योग की भूमिकाएं भी कहा गया है। यानी एक जगह पर इनका वर्णन ज्ञान की भूमिका के नाम से है योग वशिष्ठ पुस्तक में, और एक जगह पर ज्ञान की
7 भूमिकाएं, यानी एक जगह पर ज्ञान की 7 भूमिकाएं, एक जगह पर योग की 7 भूमिकाओं के नाम से इनका वर्णन मिलता है। योग दर्शन के अनुसार चित्त विक्षेप करने वाले अंतराय कौन से हैं? तो भाई एक ही है, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति, बाकी तो ये कलेश दे दिए। तो 3 नंबर इसका उत्तर आएगा, सीधा सा उत्तर था इसको। रामायण के अनुसार नवदा भक्ति का अंग नहीं है। गायन, संतोष, सत्संग, पाद सेवन। तो भाई संतोष नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, सत्संग भी है, पाद सेवन भी है, गायन भी हो सकता है, श्रवण मनन है ना, श्रवण करना, तो संतोष नहीं मेरे अकॉर्डिंग। ये आपको खुद देखना है कौन से उपनिषद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वशिष्ठ संहिता के अनुसार हृदय में अंतराकाश के साथ ब्रह्म आकाश का चिंतन करना क्या कहलाता है? ध्यान, समाधि, धारणा, ये देखना पड़ेगा भाई। जैसे योगसार में हमने इसका वर्णन किया है। भ्रांति दर्शन से संबंधित रोग बताया गया है, यानी मिथ्या ज्ञान होना ना। अवसाद, तनाव, अनिद्रा, वात जनित उन्माद, मतलब एग्जैक्ट उत्तर मुझे नहीं पता इसका, आप देखकर बताना इसका। याज्ञवल्क्य समृद्धि के संदर्भ में इंद्रियों के संयम का क्रम लिखिए। धैर्य, लज्जा, अस्तेय, क्रोध, विवेक। तो ये भी हमने योगसार में दिया है पुस्तक में, याज्ञवल्क्य समृद्धि का सामान्य परिचय दिया है, उसमें देखकर आप बता सकते हैं। जैन दर्शन के अनुसार आभ्यंतर तप के अंग कर्म से प्रायश्चित, स्वाध्याय, विनय, व्यावर्त्य, विसर्ग देखना पड़ेगा। योगसार में इसका वर्णन भी है। तैत्तिरीयोपनिषद की भृगुवल्ली में देव वरुण कहते हैं कि ये सब ब्रह्म की प्राप्ति के साधन है, इन्हें क्रम में लगाइए। ये भी आपको खुद ही बताना है। योग वशिष्ठ के अनुसार तुरीय अवस्था प्राप्त करने के लिए निम्न पद्धतियों का पालन किया जाता है, ये भी आपको ही बताना है। सट चक्र निरूपण ग्रंथ के विशेष संदर्भ में सहस्त्र चक्र किस नाड़ी के शिखर पर स्थित है? सट चक्र निरूपण ग्रंथ के विशेष संदर्भ में सहस्त्र, भाई ईड़ा पिंगला तो हो नहीं सकता, या तो संखिनी भी नहीं है, सुषमना हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, सुषमना। बाकी ग्रंथ का रेफरेंस दिया गया, हो सकता है उसमें कुछ और बताया गया हो। योग चिकित्सा में प्रयोग होने वाली योगी क्रियाओं का शरीर की दृष्टि के ऊपर से नीचे की ओर क्रम को लिखिए। कपालरंध्र धोती यहाँ से होती है, अंगूठे से ऐसे करते हैं, हथेली ऐसे मारते हैं, ठीक है, हल्का पानी लेके। फिर दांत, दंतमूल, शीतक्रम नासिका, यानी पहले नासिका आएगा क्योंकि दांत उसके नीचे है। फिर बस्ती, बस्ती से पहले अग्निसार है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस, ऊपर से नीचे की तरफ। ये भी आप मिला लेंगे, शिव संहिता के संदर्भ में है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खींचड़ी। रजो निवर्ती का शारीरिक लक्षण नहीं है। तप्तस्राव, योनिक अपुष्टता, चिड़चिड़ापन, रतौंदी। रतौंदी नहीं है, कॉमन है क्वेश्चन। योग के बहिरंग साधन है ना, ज्ञान योग के बहिरंग में क्या आएगा? अभी हमने पढ़ा था, विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षुत्व। श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, ये तो क्या है, अंतरंग साधन है। और विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये क्या है, बहिरंग साधन है। तो आप ठीक है, तो निधि ध्यासन और श्रवण क्या है, अंतरंग है, और बहिरंग ये बाकी बच गए बहिरंग। तो देखो ज्ञानियों के 2 क्वेश्चन पूछ लिए। आसनेन रूजम हंति का संबंध है समाधि से, रोग समाप्ति से, एकाग्रता, स्थिरता से, शारीरिक दृढ़ता से। आसनेन रुजम हंति, ये नहीं पता है कौन से ग्रंथ का है ये श्लोक।
रोमेटेड अर्थराइटिस किस प्रकार का रोग है? वातजन्य लग रहा है मुझे तो। संक्रमण नहीं है, किडनी का नहीं है, शोधक वैपजनीय रोग, वात जनित रोग है वैसे तो। शोधक देख लेना इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हो। दृढ़ योगाभ्यासी के लिए किस प्रकार का आहार त्यागने के लिए कहा गया है? चरचरे तो खाना ही नहीं है। मधुर आहार खा सकता है, रस युक्त फल खा सकता है, खट्टे पदार्थ, पंच शाक, खट्टे पदार्थ नहीं खाना है। तो भाई खट्टे त्यागना है, डी त्यागना है, बी त्यागना है, बी ओ डी तो है ही इसमें। बस 3 हो गया। चेतना सृष्टि की सबसे अद्भुत चीज है, इसकी गहराई और व्यापकता की कोई सीमा नहीं है। ये कथन किसका है? नहीं पता है हमें, ये आपको बताना है। कठोपनिषद के अनुसार मनुष्य निम्न के द्वारा परम पद को प्राप्त करता है: संयम, प्राण निरोध। ये भी आपको खुद ही बताना है। 39 योग तत्वोपनिषद में वर्णित आसन कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित हार्मोन है हाइपोथैलेमस। ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकल हार्मोन, कोर्टियोट्रोपिक रिलीज हार्मोन, एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन भी हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन नहीं है। 4 तो है, 4 है मेरे अकॉर्डिंग तो 4। अगला क्वेश्चन है। अच्छा, आपकी बार तो थोड़ा बदलाव किया है पेपर में। कथोपकथन वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, अभिकथन वाला कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी बार। वाह, गजब। ये पैरा पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर इसको देख के आपको उत्तर देने हैं। जो गुणों से युक्त फल प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करने वाला और अपने किए गए कर्म के फल का उपयोग करने वाला जीवात्मा है, वह विभिन्न रूपों को धारण करता है, तीनों गुणों से युक्त होकर तीनों मार्गों को गमन करता है। वह प्राणों का अधिपति जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार विविध योनियों में गमन करता है। तो ये स्टॉप करके वीडियो को आप पढ़ लेना और फिर इसके उत्तर आपको देना। आसानी होते हैं क्योंकि पैरे के कोडिंग होते हैं। जीवात्मा का अलग अलग शरीर धारण करने वाला कारण है। अगला क्वेश्चन, फिर आपको एक शरीर पुष्ट होता है किससे होता है? 2। तीसरा क्वेश्चन, जीवात्मा का कल्पित स्वरूप बराबर है बाल के कितने हिस्से के बराबर? ये इसमें दे रखा है। एक बाल की नोक के 100वें भाग के बराबर है ना, बाल के 100वें हिस्से के बराबर। ठीक है, तो पांचों क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं होते। तो परमात्मा से भिन्न अस्तित्व वाला है शरीर, संकल्प, मोह, जीवात्मा, इसमें दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है इसका, संकल्प अहंकार से युक्त होता है परमात्मा, मन, जीवात्मा, उपरोक्त सभी। अब अगला पैरा एक और मिलना चाहिए। ध्यानपूर्वक पढ़ना इस गद्यांश को, इसको उत्तर देने हैं। ये देखिए पूरा गद्यांश, आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। आज समूची मानव जाति शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के गंभीर संकट से गुजर रही है। वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ भौतिकता के अंदर अंधी दौड़ और चकाचौंध ने स्थिति विपन्न बना दिया है। मन के प्रकृति स्वरूप का आधारभूत विषय अपने आधुनिक मनोविज्ञान में स्पष्ट नहीं है। तो पूरा पढ़ लेना आप, वीडियो को रोक के थोड़ा ना, समझ जाएंगे आप। इसके उत्तर है, आधुनिक समय में मानसिक रोगों का प्रमुख कारण क्या है? मतलब बहुत ही आसान नहीं दी आपकी बारी ये भी। दूसरा भी, योग में समग्र व्यक्तित्व का स्वरूप क्या है? तीसरा है, भारतीय चिंतन का केंद्रीय बिंदु क्या है? जीव, ब्रह्मा, प्रकृति, पुरुष। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य की योगी का उदाहरण क्या है? योग के अनुसार मन की प्रकृति का आधार क्या है? ये लीजिए जी। इसका मतलब कथो अभिकथन के क्वेश्चन ही आए। अब की बार थोड़ा सा मुझे टफ पेपर लगा, एक नॉर्मल बच्चे के लिए टफ है। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैंने बता दिया है, क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। उपनिषदों में से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, हमने पूरा पेपर को एनालिसिस किया है। योग दर्शन में से भी आए हैं, और छिटपुट प्रश्न दूसरे जो हठ योग ग्रंथ है, यानी हठ प्रतिपिका, घेरण संहिता, इनमें से भी आए हैं। अनाटॉमी में से 3-4 क्वेश्चन के आसपास आए हैं। साइकोलॉजी के लगभग 4 क्वेश्चन आए हैं, 4 या 5 क्वेश्चन। भगवत गीता के भी लगभग 5 क्वेश्चन आए हैं। तो पेपर बहुत आसान नहीं है।
तो फिर भी जितने क्वेश्चंस आपको पता है, जिनका उत्तर आपको पता है, मुझे ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर भी आपके मन में कोई भी शंका हो, कुछ भी हो, तो आप निसंदेह निसंकोच आप लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप इसका उत्तर देते हैं तो अच्छा है, और भी बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। धन्यवाद।